वेलकम टू टुडेज़ क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ES6 फीचर्स के बारे में। ES6 आपको पता है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब अपनी पहली ही वीडियो में मैंने बताया था कि ES6 हमारे पास होता है ECMAScript वर्जन 6 विच इज़ ऑल्सो नोन एज ECMAScript 2015, क्योंकि 2015 में रिलीज़ हुआ था ये। यहाँ पे काफ़ी नए फीचर्स ऐड किए गए थे जावास्क्रिप्ट में। सो इससे पहले भी कई और एडिशंस हुई थी जावास्क्रिप्ट में, इसके बाद भी हुई हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इसमें बहुत नए फीचर्स आए थे, जैसे कि लेट और कॉन्स्ट, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, एरो फंक्शन। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वर्जन में रिलीज़ की गई थी जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है और हम इनको बहुत ही रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो ये चार चीज़ें हम देख चुके थे एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विद डीस्ट्रक्चरिंग एंड फिर हम आएंगे स्प्रेड ऑपरेटर पे, फिर हम आते हैं रेस्ट ऑपरेटर पे एंड देन हम आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डीस्ट्रक्चरिंग। सो देखते हैं डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है यार। तो अगर मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बस। सो इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड एक काम करते हैं, एक एरे भी बना लेता हूँ। AR1 इज इक्वल टू, इसमें मैं बस इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें दे दी, एक मैंने एरे बना लिया और एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यार बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इन चीज़ों को इंडिविजुअली यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को इंडिविजुअली यूज़ करना पड़ता है। मान लो आपने कोई फंक्शन लिख लिया, ठीक है, जस्ट एक नाम देता हूँ राइट नेम। ठीक है, राइट नेम, क्योंकि इन सब के नाम लिख दो, मतलब इन सब के नाम लिख दो। तो अगर इन सब के नाम लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे AB1 लिख दिया मैंने, ओ करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, OB1, ठीक है, OBJ1 डॉट A। ठीक है, इस तरह से करूँगा एंड इस तरह से ही मैं यहाँ पे पूरा ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं करना चाहूँगा तो मेरे को इस तरह से करना पड़ेगा कि मेरे को मान लो कुछ भी फंक्शन है और उसमें मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मेरे को इस तरह डॉट डॉट करके करना पड़ेगा। एम आई राइट? तो अभी यहाँ पे इस तरह मेरे को करना पड़ेगा, कुछ भी और फंक्शन हो। तो इसको एक बार सेव करते हैं एंड जैसे ही इसको एक बार रीलोड करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन कभी कॉल ही नहीं हुआ, इसको कॉल कर देते हैं, राइट नेम। ठीक है, कॉल कर दिया मैंने, सेव करते हैं एंड ABCD मेरे पास प्रिंट हो गया। लेकिन यार अब देखो, मान लो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और इन सबको मेरे को इस तरह डॉट डॉट करके यूज करना पड़े, ये बहुत कई बार ना कंफ्यूजिंग हो जाता है और कई बार मतलब अच्छा भी नहीं लगता है इस तरह हम डॉट डॉट करके यूज कर रहे हैं। एंड एरे के लिए भी सेम है। एरे के लिए भी अगर मैं को सारे एरे प्रिंट करवाने हो, एक एक अकेले को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं, या यूज करना चाह रहा हूँ किसी भी क्वेरी में, इफ एल्स स्टेटमेंट में या कभी भी कहीं पे भी, तो मैं क्या करूँगा, ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखूंगा एंड उसका नंबर चेंज करता जाऊंगा बस। ठीक है, यहाँ पे नंबर चेंज करके मेरे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सेव करता हूँ तो देखो मेरे पास फिर से ABCD आ गया। तो ये चीज़ उतनी कई बार हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती, तो इसीलिए हमारे पास है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, वैसे तो कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं आपको ऊपर ही करके दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो अभी मैं OBJ1 को डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू OBJ1। ठीक है, इसको डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। डीस्ट्रक्चर करने का मतलब है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A B C और D। ठीक है, A B C और D, मैंने इसकी जो कीज के नाम थे वो मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। इस लाइन को बोलते हैं डीस्ट्रक्चर करना। मैंने OBJ1 में से ये सारे निकाल लिए हैं एंड इनको डिफाइन कर दिया है। जब भी हम लेफ्ट साइड पे कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इन सब चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ और इनमें वैल्यू दे रहा हूँ OBJ1 से। ठीक है, OBJ1 से इनमें वैल्यूज दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो डायरेक्टली ABCD लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक बार के लिए कॉमेंट करता हूँ एंड इसको एक बार के लिए यहाँ पे नीचे दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखो मैंने ABCD लिख दिया एंड यहाँ पे इसको सेव करते हैं। देखो सेव करने में सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब ये चीज इज इक्वल टू ये चीज। अगर मैं ये एक लाइन लिख देता हूँ,
इसको बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। मैं ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। अब ये चीज काम कैसे आती है, ये तो चलो मैंने ऊपर ही डीस्ट्रक्चर कर दिया एंड आप इसको यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर यूज कर पा रहे हो, लेकिन कई कई बार ऐसे होता है कि हमें एक फंक्शन के अंदर मान लो यहाँ पे obj1 पास किया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है एंड वो हम यहाँ पे मतलब ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक और चीज करके ही दिखा देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, मैं वो करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ फंक्शन स्टोरिंग, जस्ट स्टोर कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, एंड इसको करते हैं, इन दोनों चीज़ों को इसमें लिखते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना तो मैं obj1 डॉट करके लिख सकता हूँ, ना तो मैं ये लिख सकता हूँ, ना ही मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है, ये इस फंक्शन के अंदर आ गया। अभी बस मैं एक बार रिटर्न कर देता हूँ, obj1 को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए, इसको हम बाद में कभी रिटर्न कर लेंगे। obj1 को रिटर्न कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट object1 इज इक्वल टू स्टोरिंग के अंदर का, स्टोरिंग को कॉल कर दो, बस स्टोरिंग को कॉल कर दो तो वो object1 मेरे को रिटर्न कर देगा एंड object1 में मेरा सेव हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया इसको एज एन आर्ग्यूमेंट। अब अगर मेरे को इसके अंदर एक्सेस करना है तो पहले मैं यहाँ पे इसको गेट करूंगा ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब ये लाइन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट पास था, पास्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट पास्ड था उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मान लो लेट यहाँ पे a, b, c, d इज इक्वल टू पास्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास्ड ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर सेम लाइन जो मैंने ऊपर लिखी थी वो मैंने इसके अंदर लिखी एंड अब मैं यहाँ पे फिर से सेम चीजें यूज कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, पास्ड ऑब्जेक्ट डॉट a डॉट b डॉट c, इस तरह से। एक बार सेव करते हैं एंड एक सेकेंड, error1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ओके यहाँ पे देखो ये एरर आ गया ना, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिखा है। एक बार के लिए इसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, देखो ABCD सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं अपनी इस लाइन को भी मैं बचा सकता हूँ, इस लाइन को भी मैं बचा सकता हूँ। कैसे, मैं इसको डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स में, ठीक है। सेव करता हूँ और अभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसी तरह से अगर मेरे को एरे चाहिए तो एरे को भी मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। एरे को भी डिस्ट्रक्चर मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ एक बार। एंड यहाँ पे एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए एक बार यहाँ पे ARR1 को रिटर्न करते हैं, ना कि उसको। सो ARR1 को रिटर्न हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमारे पास इसको एक बार कमेंट करके यहाँ पे हम लिखते हैं array1 एंड array1 में यहाँ पे हम पास करते हैं array1 पास कर दिया हमने। यहाँ पे एक बार गेट कर लेते हैं पास्ड एरे, ठीक है, पास्ड एरे। अब पास्ड एरे को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ लेट, अब यहाँ पे मेरे को एरे देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे क्योंकि मैं एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। पास्ड एरे लिखते हैं यहाँ पे एंड पास्ड एरे लिख के कितनी चीजें थी, ABCDE था, है ना, ABCDE। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A कॉमा एंड यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग्स देने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ऑब्जेक्ट में कर रहा था वैसे ही, बस मैं स्टोर कर रहा हूँ A में, ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी। BCDE, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं ये एज इट इज, इसको चलो ये यूज कर लेते हैं। बस यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ console log e, ठीक है। सो सेव करते हैं एंड देखो ABCDE आ गया मेरे पास मेरा एरे भी डिस्ट्रक्चर हो गया बस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने से। इसको मैं अगेन मैं यहाँ पे एज इट इज डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ ऊपर, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। सेव करता हूँ एंड देखो फिर भी चल गया, तो ऐसे भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज एरे में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो डिस्ट्रक्चरिंग वैल्यू है वो यहाँ पे पहले पे ही होनी चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि A है तो A ही हो, या आप यहाँ पे A की जगह कुछ भी लिख सकते हो।
ABC ऐसे रैंडम अगर आप ABC कुछ भी लिख दोगे और फिर यहाँ पे ABC लिख दोगे तो भी चल जाएगा, सेव करोगे तो भी वो वैल्यू A ही आएगी। मतलब आपने जो भी यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा होगा उसका मतलब होगा ये वाला फर्स्ट, सेकंड पे जो लिखा होगा उसका मतलब होगा सेकंड, थर्ड वाले का थर्ड, फोर्थ वाले का फोर्थ, फिफ्थ वाले का फिफ्थ। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। अगर मैं यहाँ पे कम लिख दूंगा, मान लो मैं 2 डिफाइन ही नहीं करता, सिर्फ पहले 3 डिफाइन कर देता हूँ, एंड D और E, अगर आपको ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे तो कलर चेंज आपको दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करोगे, डी और ई को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे, तो ये आपको एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया, डी इज नॉट डिफाइंड। एंड अगर चलो ये मान लो आपने कमेंट कर दिया, इसको छोड़ दो, एबीसी को प्रिंट कराने की कोशिश की, सेव किया तो एबीसी आ गया, आपने डी और ई डिफाइन ही नहीं किए, ऐसे भी चल जाएगा। सिर्फ पहले 3 को डिस्ट्रक्चर किया, बाकी सब कुछ, बाकी तीनों को छोड़ दिया, ऐसे भी चल जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी ऐसे चल जाएगा। ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ना, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट पे लिख रहे हो वो फर्स्ट आएगी, जो सेकंड पे लिख रहे हो उसमें सिर्फ सेकंड की वैल्यू स्टोर होगी, जो थर्ड पे लिख रहे हो उसमें थर्ड की। नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में, अब मैं यहाँ पे वापस से चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट के केस में मेरे पास यहाँ पे पहले तो मैं OBJ1 कर देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 कर देते हैं। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, एंड डिस्ट्रक्चर करने में मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CBDA, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, एंड ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ए को वापस पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब जैसे एरे के केस में अगर यहाँ पे एरे होता तो आपके C की वैल्यू हो जाती A, B की B, D की C एंड A की D, तो नंबर वाइज चलता। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या है, सेव करते हैं, एंड देखो ABCD आ रहा है। ऑब्जेक्ट के केस में जो आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो नाम सर्च करेगा, ठीक है, वो उसका मैचिंग नाम सर्च करेगा, की सर्च करेगा और उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन एरे के केस में जो भी आप फर्स्ट पे लिख दोगे, जो मर्जी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ABC ये वो कुछ भी लिख के वो सिर्फ फर्स्ट की वैल्यू स्टोर करेगा। ऑब्जेक्ट के केस में आप जो मर्जी नहीं लिख सकते। अगर आप सोचो कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, एंड इस चीज को यहाँ पे आप C की जगह अगर आप डालना चाहो तो देखो क्या होता है, अनडिफाइंड आ जाएगा आपके पास। अनडिफाइंड क्यों आएगा, क्योंकि इस नाम की कोई की प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के केस में और एरे के केस में थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करती है डिस्ट्रक्चरिंग। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस वाज डिस्ट्रक्चरिंग। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की और रेस्ट ऑपरेटर की। तो देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं यही है स्टोरिंग, एंड लेट array2 इज इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसको इसमें और ऐड कर लेते हैं, GH, ठीक है। तो इसमें थोड़े से मैंने और ऐड कर लिए। ARR2 को रिटर्न कर देते हैं, ARR2 को रिटर्न कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि रिटर्न मैं ARR2 कर रहा हूं। मान लो मैं ARR1 में कुछ चेंज करना चाहता हूं, एंड मैं चाहता हूं कि वो सेम चेंज ARR2 में भी हो जाए, क्योंकि आप देखो ये इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है बिल्कुल। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं कोई चेंज करूं तो वो इसमें भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय आप यहाँ पे इनको इस तरह से भी लिख सकते हो। एक बार मैं array2 को कंसोल करवा के दिखाता हूँ आपको। सिर्फ इसको फंक्शन को हम हटा देते हैं, इसको कॉल नहीं करते, इज इक्वल टू स्टोरिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला एरे रिटर्न हो जाएगा, बड़े वाला एरे। तो इसको हम कंसोल करके देख लेते हैं, ARR ठीक है, सेव करते हैं, एंड देखो मेरे पास यहाँ पे ये एरे आ रहा है। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये ना स्पेस घेर रहा है थोड़ी सी, इसको मैं इसी के अंदर, क्योंकि ये सेम है, तो एक काम कर सकता हूं मैं इसकी जगह, ऊपर वाले की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं, 3 डॉट लगा के ARR1 कॉमा, ठीक है, 3 डॉट लगाई, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, 3 डॉट्स एंड ARR1। इसका, इस चीज का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, ARR1 के अंदर जितने भी चीजें हैं
उनको यहाँ पे फैला दो, स्प्रेड कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल सेम बन जाएगा। जो ऊपर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ये बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो अभी मैं दोबारा से सेव करता हूँ एंड देखो फिर से सेम रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। सो बस यही होता है स्प्रेड ऑपरेटर, कि आपको कोई भी चीज आप इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो। ये बस एक यूज केस था, इसके और बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर कई जगह यूज होता है। मान लो हमने कोई एक पर्टिकुलर एरे में या ऑब्जेक्ट में सारा एरे सेम रखना है लेकिन एक पर्टिकुलर चीज को चेंज करना है, तो या फिर सारी एक पर्टिकुलर एरे की सारी वैल्यूज दूसरे एरे में डालनी है एंड एक नई वैल्यू डालनी है, तो या फिर हमें अगर दो एरेज का सम लेना है, मान लो यहाँ पे एक ARR3 भी हो एंड ARR1 प्लस ARR3 करना है जिसके अंदर दोनों की वैल्यूज हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट 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 ARR1 कॉमा डॉट 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 ARR3। तो इस तरह से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैं करके ही दिखा देता हूँ। लेट ARR3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे स्मॉल a लिख देते हैं यहाँ पे। इसको मान लो मेरे को सम करना है एंड मान लो ये भी चाहिए मेरे को, ठीक है, जो पहले है ये भी चाहिए, कॉमा लगा के डॉट 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 ARR3, ठीक है। अब ये सारा मिला जुला के एक एरे 2 बन गया, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। लास्ट में आया बिल्कुल, जहां पे हमने ARR3 लिखा ना ABCD बिल्कुल लास्ट में आया, तो इसका लिखने का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम रहता है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लिख दूंगा तो वो सेंटर में आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे थोड़े से। तो बस यही होता है स्प्रेड ऑपरेटर। एंड ऑब्जेक्ट में करके दिखा देते हैं ऑब्जेक्ट में किस तरह से ये काम करेगा। लेट्स सी, ठीक है। तो न्यू ऑब्जेक्ट 1 स्मॉल वाला ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट रिटर्न, मेरे को न्यू ऑब्जेक्ट करना है, तो मैं न्यू ऑब्जेक्ट 1 को रिटर्न करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ना अलग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ, एक इसको ऐसे रिटर्न करता हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट 1 के आगे मैं लिखता हूँ डॉट 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 एंड कॉमा लगा के डॉट 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 ऑब्जेक्ट 1। तो अभी पता क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर ये वाली 4 की वैल्यू पेयर्स होंगे और ये वाली 4 की वैल्यू पेयर्स होंगे। 8 की वैल्यू पेयर्स होंगे इस नए ऑब्जेक्ट में। इसका कोई नाम नहीं है इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम इसको रिटर्न कर रहे हैं एंड इसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं एंड यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव करते हैं एंड ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 8 की वैल्यू पेयर्स आ गए हैं जिसमें आधे इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के हैं एंड बाकी के आधे इस ऑब्जेक्ट के हैं। तो काम सेम ही हुआ है कि इसके अंदर की जितनी भी की वैल्यू पेयर्स थी वो सब स्प्रेड हो गई हैं यहाँ पे, इसके अंदर की जितनी भी की वैल्यू पेयर्स थी वो सब स्प्रेड हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्रेड होके इसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। सो बस यही होता है स्प्रेड ऑपरेटर। मान लेते हैं कि इसको एक बार के लिए सारे को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको सारे को एक बार के लिए कमेंट आउट। वैसे यार देखो रेस्ट ऑपरेटर कुछ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज़ होता है, बट ठीक है चलो रेस्ट ऑपरेटर भी कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा मतलब सिमिलर सही लग सकता है। इसमें ऐसा है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है सम, ठीक है, फंक्शन है सम, और फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स आएंगे। मैं यहाँ पे मान लो लिखता हूँ सम के अंदर पहले लिखता हूँ 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड 50, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ आती रहें सम के अंदर, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आती रहें वो मैं उनका मतलब सम निकाल लूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट, मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ console.log, एक सेकेंड, console.log आर्ग्यूमेंट्स लिखता हूँ एक बार के लिए मैं एंड सेव करवाता हूँ। सो स्टोरिंग इज ओके, सेव करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इज UMENTS आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, तो देखो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स एक कीवर्ड होता है। अगर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो हमारे पास जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं यहाँ पे तो वो सारे आ जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर हम सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो वो सारे जो भी पास हो रहे हैं वो हमारे पास पूरे के पूरे आ जाते होते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे को इन सब का सम चाहिए, तो मैं कहता हूँ लेट
लेट नहीं, सॉरी, फॉर लूप यहाँ पे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए हमने। मैं लिखता हूँ फॉर लेट आई इन आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह से भी अगर आपको याद हो तो हम फॉर लूप्स लगा सकते हैं। फॉर लेट आई इन आर्ग्यूमेंट्स, मैं कहता हूँ, पहले मैं ऊपर करता हूँ लेट सम इज इक्वल टू 0, एंड फिर मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पे फिर मैं करता हूँ कंसोल लॉग सम कर देते हैं, सेव करते हैं। एंड यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने मुझे कुछ तो गलत रिटर्न कर दिया यार। आई मेरे को लगता है, ओके सॉरी इंडेक्स है आई, तो इसमें इंडेक्स से ज़्यादा थे शायद। सेव करते हैं, देखो हाँ अब 150 आ गया। सो आर्ग्यूमेंट मतलब आई की वैल्यू है इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे ऑफ लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे शायद डायरेक्टली आई लिख सकता हूँ। सेव करते हैं, देखो हाँ अभी ठीक है, फॉर ऑफ लूप में वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे 150 आ रहा है, ठीक है। अब यार देखो, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब अगर मान लो यहाँ पे मेरे को बीच में कहीं पे मेरे को कुछ एक अलग आर्ग्यूमेंट पास करना है, मान लो मैं अपना नाम पास करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने अपने नाम को पास किया। बट अभी पता है अगर मैं यहाँ पे सम करने लगूंगा तो वो एक स्ट्रिंग और नंबर्स आ जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं करना चाहता, मैं नाम को अलग रखना चाहता हूँ एंड मैं बाकी के नंबर्स को अलग रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पता क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम, मतलब कुछ भी एक नाम दे दिया पैरामीटर को नेम, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉट 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 आर्ग्स, डॉट 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 आर्ग्स। तो डॉट 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 आर्ग्स का क्या मतलब होगा कि बाकी के जितने भी हैं, पहले वाले को छोड़ के बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वो सारे आप आर्ग्स में स्टोर कर दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब लेट आई ऑफ आर्ग्स लिखता हूँ, ARGS आर्ग्स लिखता हूँ, फिर अगर सब कुछ करने लगता हूँ तो सेव करते हैं। अब देखो अभी भी 150 आ रहा है, अभी मेरे इस चीज़ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अगर नॉर्मल करता तो पता क्या प्रॉब्लम आती। सेव करता हूँ, देखो कुछ इस तरह की स्ट्रिंग बन के आ जाती मेरे पास, तो ये प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने आर्ग्स में रेस्ट में स्टोर करवा दिया था। सेव करते हैं, देखो तो ये होती है तो ये होता है मतलब रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर का यार इतना कुछ खास बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है कभी कभी, बट उतना कुछ खास नहीं है। तो स्प्रेड ऑपरेटर इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे इसने रेस्ट में काम किया। एंड अगर आपको मान लो नेम को अलग से यूज़ करना है तो आप कंसोल लॉग नेम ऐसे करके अलग से भी कहीं पे यूज़ कर सकते। देखो नेम आ गया। अगर मेरे को मैंने यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे और भी कुछ डाला होता, जैसे यहाँ पे मान लो सिटी डाली होती, ठीक है, यहाँ पे सिटी डाली होती तो यहाँ पे मैं सिटी लिख सकता था, सिटी कॉमा एंड यहाँ पे फिर नेम कॉमा सिटी, ठीक है। तो सेव करते हैं एंड देखो इस तरह से आ गया। आर्ग्यूमेंट्स मेरे ये आ गए एंड नेम और सिटी में पहले ये आ गया एंड फिर बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। सो इस तरह काम करता है रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है जी, समझ में आया। तो ये हो गया रेस्ट का काम। अभी हम जल्दी से आते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की। यार देखो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल है, हमारे पास दो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि मान लो मैं कहता हूँ लेट नेम्स इज इक्वल टू, या फिर मैं कहता हूँ कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है, ठीक है, उनके नाम हैं एंड उनके आगे उनके रोल नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ रोहन, ठीक है, आगे लिख देता हूँ 1 रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए। अभी मान लेते हैं कि ये मेरा एक एरे है, ठीक है, सॉरी ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी अगर मेरे को यहाँ पे मैं सीधे सीधे रोल नंबर 1 लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको ऐसे लिखना चाहूँ रोल नंबर 1, तो और एक सेकेंड में इसको एक बार के लिए कंसोल करवा के देख लेते हैं। क्लास नेम को एक बार कंसोल करवा के देख लेते हैं। ऊपर सब कुछ हमारा ठीक है, नीचे एक बार इसको देख लेते हैं, सेव करते हैं एंड मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है मोहन 2 राम
3, ऋतिक 4 एंड रोल नंबर 1। देखो मेरे पास आ रहा है रोल नंबर 1, जबकि मेरे को चाहिए था रोहन 1। ठीक है, मेरे को रोहन 1 चाहिए था, मेरे को रोल नंबर नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे इसको डायनामिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, बस सेव करता हूँ एंड अभी यहाँ पे मेरे पास रोहन 1 आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ऑर्डर आप नहीं देखते होते कि कौन सा ऊपर लिखा है कौन सा नीचे लिखा है, वो अल्फाबेटिकली लिखा है आई थिंक। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास सारी की वैल्यू पेयर्स आ रही होनी चाहिए। तो रोहन 1 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको डायनामिक बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मेरे आ रहे हैं मेरे पास जो मेरे को चाहिए थे। अब यहाँ पे अगर मान लो कल को कुछ भी अगर एक इस तरह का की होती है, जैसे मान लो 56 + 20 34, मैं बस एक रैंडम ले रहा हूँ अभी के लिए, ये कुछ मतलब मीनिंग नहीं शो कर रहा, बट मैं आपको बस कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक दो नंबर्स का प्लस करके और कुछ भी यहाँ पे स्टोर करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम, तो सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास देखो एक की बन के आ गई है 90, मतलब इन दोनों का सम होके आ गया। अगर मैं इन दोनों का सम वैसे करना चाहूँ, मतलब बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो मेरे पास एरर आ जाएगा, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो मैं किसी भी तरह का एक की बना सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही थी एक प्रॉपर्टी, एंड ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो मेरा की और वैल्यू पेयर सेम है, मान लो मेरे की वैल्यू पेयर्स सेम हैं, अगर मैं इस चीज को एक बार के लिए, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है चलो मैं सेम रहने देता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। यहाँ पे मैं इन दोनों इनको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है देखो मैंने सेम की वैल्यू पेयर्स ले लिए। अब क्या होगा, अब अगर मैं क्लास नेम को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, रोहन रोहन, मोहन मोहन, राम राम, ऋतिक ऋतिक, इस तरह से आ जाएगा। सेव करते हैं एंड देखो सेम आ गया। अब अगर यार सेम है ये, तो मैं एक और चीज कर सकता हूँ अपने कोड को छोटा बनाने के लिए, मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही लिख दूंगा तो भी सेम ही चल जाएगा वो। सेव करता हूँ एंड देखो अभी भी वो बिल्कुल सेम चला है जैसे पहले चल रहा था। नहीं, अभी एक्चुअली वो इस तरह से चला है कि इसने ये रोल नंबर 1 को एज अ की ले लिया एंड रोहन को एज अ उसकी जो वैल्यू थी वो ले ली। ठीक है, एक सेकंड, पहले कैसे चला था, सेव करते हैं। हाँ पहले भी सेम ही चला था, ठीक है ठीक है ओके ठीक है, पहले भी सेम चला था कि रोल नंबर 1 रोहन, रोल नंबर 2 मोहन, 3 राम एंड रोल नंबर 4 ऋतिक। तो इसी तरह से अभी भी इसी तरह से चला कि यहाँ पे इसको अगर हटा देंगे तो सेम ही आउटपुट आएगी। सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है जी, समझ में आई ये दोनों प्रॉपर्टीज। पहला तो था कि कीज को डायनामिक बनाना, दूसरा था कि बस अगर सेम की वैल्यू पेयर दो तो आप बस एक ही लिख दो, बहुत है, वो अपने आप कर लेगा। सो दिस वाज इट।